क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को रिपील कर सकती है? हैं? अच्छा, प्रोविंशियल ऑटोनोमस है सर, कर सकती है। अच्छा चलें, एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 143 है आपके पास। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं अभी थोड़ा, मैं बस वो CNS माने वो एक सब्जेक्ट है जिसके लिए थोड़ा आपको रट्टे की तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई पॉपीस्ट्रा क्या है, कैनबिस क्या है, कंट्रोल्ड सब्सटेंस क्या है, नार्कोटिक सब्सटेंस क्या है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या है। सो प्रोसीजर तो वही है जो CRPC वाला है। तो मैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं सीधा सीधा जो मैं आपको थोड़ा बताता जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास 143, कोई मेरे लिए पढ़ेगा? जी सर। हाँ प्लीज 143 सर, 140 है ही नहीं क्या? जी है बिल्कुल सर। 143 सर है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ। हाँ पढ़ें अभी। जी सर। If any provision of an act of provisional assembly is repugnant to any provision of an act of Majlis-e-Shura Parliament, whether Majlis-e-Shura Parliament is competent to enact, then the act of the Majlis-e-Shura Parliament, whether passed before or after the act of the provisional assembly, shall prevail, and the act of the provisional assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void. क्या मतलब है इसका? अगर कंट्राडिक्शन आती है सर वो कर सकती है सर, फेडरल लॉ प्रीवेल करेगा। सो अभी हमारे पास पहले एक एक्ट चल रहा था CNSA 1997, ठीक है, दैट वाज अ फेडरल लॉ। सो वी इनेक्टेड अ प्रोविंशियल लॉ CNS एक्ट 2024। नाउ मुझे ये बताएं कि अगरचे वो पास करते हैं और 143 ये कहता है कि भाई अगरचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में कोई कंट्राडिक्शन होगी तो फेडरल गवर्नमेंट का लॉ प्रीवेल करेगा, प्रोविंशियल का नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लॉ क्या कर सकता है इनेक्टमेंट के कहे भाई फेडरल लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे पास? सर ये तो सेम ही है सर, कन्फ्लिक्ट है ही नहीं इसमें। अच्छा, तो कन्फ्लिक्ट यही है ना कि वहाँ पे लेट्स से अभी बेल की प्रोविज़न CNS एक्ट जो सिंध में है वो ख़त्म कर दी, ठीक है, उन्होंने कहा कि बेल हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर चाहे फेडरल लेजिस्लेशन है वो डेथ के लिए तो मना कर रही है, बाकियों के लिए मना नहीं करती, बेल एंटरटेन कर सकती है कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। देन सर अभी CP का राइट है ना सर, मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है, आपकी बात में वज़न है। CNS में जो सिंध का लॉ है, आपने एक पॉइंट कहा कि क्योंकि ये अगेंस्ट एक दूसरे के हैं ही नहीं, ठीक है, रेपग्नेंट हैं ही नहीं, तो इस वजह से सिंध में आ गया। मैं कह रहा हूँ कि बेल की हद तक तो है ना, क्योंकि बेल CNS एक्ट जो फेडरल लॉ का है, फेडरल लॉ वो तो ट्रायल कोर्ट को या स्पेशल कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि वो बेल सुने और डिसाइड करे, जबकि सिंध का लॉ नहीं करता। सर इसमें दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है कि सिंध गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी फेडरल का लॉ है। सर जो सिंध ने स्पेशल लॉ बनाया है इन AD है, लेकिन इसको भी प्रेसिडेंट ने असेंट दी है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है। किसको? CNSA को। वो प्रेसिडेंट क्यों करेगा भाई, सिंध का लॉ है, गवर्नर करेगा। सर जब ये बिल पेश किया गया था एट दैट टाइम CNSA से रिलेटेड सारी चीज़ें वही फेडरल से उठाई गई, लेकिन जब ऑटोनॉमस बॉडी है 2010 के 18 अमेंडमेंट के बाद, तो उसके बाद इस पे सेम इस बिल पे प्रेसिडेंट ने जमदारी का स्टेटमेंट था कि उसने दिया है। भाई वो कैसे दे सकता है जब प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को जो असेंट मिलनी है वो गवर्नर की तरफ से मिलनी है, प्रेसिडेंट की तरफ से मिलनी नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना लाएंगे क्या?
जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा हम उस हिसाब से चलेंगे ना। सर वो भूल गए होंगे, गवर्नमेंट तो नहीं थी ना। सर लेकिन एक इसमें दो जजमेंट्स भी हैं कि के? जो हमसे हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने डिसाइड की असफंदियार वली केस से रिलेटेड, जो सेम वो सेक्शन तो देखें नैब, वो दूसरी पॉइंट है मेरे भाई, वो नैब के हवाले था असफंदियार अली केस। सेक्शन 35 जो सीएनएसए का है वो तो क्लियर कह रहा है कि भाई नो बेल एंड 490। वो मैं सवाल ही दूसरा है मेरा, आप सवाल तक ही नहीं पहुंच पा रहे। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल बेल नहीं है। मेरा सवाल है अगरचे इनकंसिस्टेंसी है दोनों लॉ में, कौन सा प्रीवेल करेगा, मेरा सवाल ये है। तो इस वक्त फेडरल लॉ प्रीवेल कर रहा है। नहीं कर रहा मैं सर, वही तो कहता हूं। अब मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखें 143 के आगे है 142। 142 को क्या कहता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज। नाउ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला मजलिस शूरा शैल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज with respect to any matter in the federal legislative list. Now 18th amendment ने क्या किया, पहले हमारे पास 3 लिस्ट्स होती थी सब्जेक्ट्स की शेड्यूल में। एक होती थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक होती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, दूसरी होती थी कंकरेंट लिस्ट, जो दोनों के पास पावर्स होते थे। 18th अमेंडमेंट ने जी बिल्कुल 18th अमेंडमेंट ने क्या किया, जो कंकरेंट लिस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, वो जितने भी सब्जेक्ट थे वो प्रोविंशियल की डोमेन में कर दिए, तो दोज बिकम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अख्तियार आ गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुतल्लिक या पुलिस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मुतल्लिक अपने कानून पास कर सके। नाउ अभी भी यहाँ एक कैच है, अपना एक है पॉइंट जो कैच है। अब वो क्या कैच मैं आपको बताऊं। 143 आ गया ए, चलें बी कहता है मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड अ प्रोविंशियल असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस। अब यहाँ पे उन्होंने दोनों को पावर दिए कि एविडेंस लॉ के मुताबिक, क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक, क्रिमिनल लॉ के मुताबिक अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं एविडेंस लॉ के तहत या सीआरपीसी। अब सीआरपीसी आप जब बुक उठाते हैं आपको बलूचिस्तान अमेंडमेंट्स भी मिलती हैं, पंजाब अमेंडमेंट्स भी मिलती हैं। वो क्यों हैं? फेडरल भी कर सकती है अमेंडमेंट, सिंध अलग से कर सकती है। तो जो अगर जो कोई इनकंसिस्टेंसी होगी अंडर आर्टिकल 143 फेडरल प्रीवेल करेगी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने इस वजह से रेज किया, दैट इज स्टिल टू बी रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा ने भी सीएनएस एक्ट 2019 में उन्होंने अपना एक्ट लाया, एएनएफ ने उस एक्ट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सिंध में जब ये लॉ पास हुआ तो उसी सीपी में इन्होंने भी जाके पार्टी बन गए कि भाई अभी सिंध में भी लॉ पास हुआ है, अब आप डिसाइड करें कि क्या सिंध फेडरल के एएनएफ के लॉ, जो सीएनएस के लॉ को रिपील कर सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ सीएनएस। अब अगर एक प्रोविंशियल असेंबली ने कानून पास कर लिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये एक्ट रिपील हो गया, खत्म, एएनएफ तो अभी भी अपने लॉ के तहत काम कर रही है। Am I right? हाँ? लेकिन क्या एएनएफ वाइल एक्टिंग, वाइल डूइंग देयर ऑपरेशनल वर्क इन द प्रोविंस ऑफ सिंध कैन इनेक्ट या उस कानून के तहत काम कर सकती है जो रिपील हो गया? नहीं कर सकती ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फॉर द टाइम बीइंग दोनों लॉ ऑपरेट होंगे। एएनएफ वाले अपना लॉ के मुताबिक गिरफ्तारियां कर रहे हैं, सिंध पुलिस और जो एक्साइज है वो सिंध लॉ के मुताबिक कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल दोनों चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस बुनियाद पे कि क्या होना चाहिए। ये इस वक्त भी डिबेटेबल पॉइंट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्रोविंशियल असेंबली के पास पावर्स हैं, वो कर सकते हैं। जब मैंने फिर 142 पढ़ा और वो दोनों को पावर दे रहा है, प्रोविंशियल
असेंबली को भी और फेडरल को भी, क्रिमिनल एविडेंस सीआरपीसी, देन कर सकती है फेडरल। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2024। हाँ प्लीज सवाल पूछे ना, सवाल के लिए तो कहा जी। सवाल ये है कि ये जैसे गवर्नमेंट है आपस में ये एग्जीक्यूटिव मामला खुद में क्यों नहीं तय करते जो सुप्रीम कोर्ट दे देती है? देखिए मैं अर्ज कर लूँ, एक अर्ज लूँ, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये हेल्दी डेमोक्रेसी है। दुनिया में कहीं भी जब कानून पास किए जाते हैं, कानून लाए जाते, उसके लिए पब्लिक हियरिंग्स होती हैं। पहले कानून लाने से पहले, अभी यूके में एक बिल सिंपली आ रहा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बिल, वो पब्लिक हियरिंग के लिए है। तो पब्लिक से आउटपुट लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है कि आप बताएं कि व्हाट शुड बी डन, क्या हम ये लॉ करें, आपकी सजेशंस क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पब्लिक हियरिंग्स में जो सिविल सोसाइटी होती है वो अपना हिस्सा डालती है कि भाई इस कानून को ऐसे होना चाहिए, या जो प्रिवेल कर रही हैं सूरत हाल, क्योंकि लॉ तो बड़ा डायनामिक है ना, हिसाब से चेंज होता रहेगा। हमारे यहाँ पब्लिक हियरिंग्स नहीं होती। असेंबली में एक ड्राफ्ट्समैन अच्छा सा बैठा होता है, वो बिल पास करवा देता है। ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, जब बिल पास हो जाएगा तो उसमें जो कोताहियाँ होंगी या परेशानियाँ होंगी, तो हु इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर? सुप्रीम कोर्ट। वो डिसाइड करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो डिसाइड करती हैं भाई कौन सा लॉ है वो जो सही है, कौन सा लॉ है वो कानून के मुताबिक नहीं है। और ये दुनिया में चलता है, हमारे यहाँ कोई अनोखा नहीं है। दुनिया में ऐसा है, स्टेट का फेडरल का फड्डा चलता रहता है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। नाउ सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, ये अभी रिसेंटली 2024 में आया। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मीनिंग सेम ली गई हैं। ठीक है। अब इसमें जो प्रियम्बल है ना, वो कानून का बड़े ज़बरदस्त सबसे होता है। कहते हैं कि वेयर इज़ इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड द लॉज रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, प्रीकर्सर केमिकल्स एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंस इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। इट इज़ हेयर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। ना उन्होंने एडिक्ट की डेफिनेशन सिंपल है, आपको पता है एडिक्ट कौन है? जो किसी भी चीज़ का फिज़िकली या मेंटली उसके साथ अटैच हो जाए, आदी हो जाए उसका। नाउ ऑथोराइज ऑफिसर, जो बाकी सारी जितनी भी है वो डेफिनेशंस उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। कैनबिस हो गया, कोका बुश हो गया, कोकोआ डेरिवेटिव हो गया, कोकोआ लीफ हो गया। आजकल मार्केट में हमने आइस बड़ा सुना है, कोकेन बड़ा सुना है, हीरोइन बड़ा सुना है और वीड बड़ा सुना है। चरस तो पॉपुलर है ना शुरू से, चरस है, बंग है, हशीश, वो सारी चीज़ें जो है, माने ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ ये जो है नारकोटिक ड्रग में आता है। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने वीड को लीगलाइज कर दिया है। ठीक है। और पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे भी परहैप्स ऐसी कोई सूरत हाल थी भंग को अपना वो जो है लीगलाइज करने की। सो ये सारी डेफिनेशंस हैं। मैं स्पेसिफिकली उस डेफिनेशंस में नहीं जाना चाहूँगा, कानून थोड़ा छोटा है, 15-20 मिनट में मैं आप इसको कवर कर देता हूँ। नाउ एक है इसका सेक्शन 3, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइब ऑन द मेथड्स बाय विच परसेंटेज इन द केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ क्लास G, H, Z एंड AA। नाउ डायज़ीपाम एक टैबलेट है, इंजेक्शन है, सॉरी डायज़ीपाम इंजेक्शन है या जेनेक्स टैबलेट है। उसका एक पार्ट होता है थोड़ा सा जो उसमें कंट्रोल्ड सब्सटेंस उसमें डाला जाता है। नाउ अगर जो टोटल उसका वेट करेंगे 5 ग्राम की एक टेबलेट है, अगर जो उसमें 50,000 टेबलेट, वो ह्यूज क्वांटिटी बन जाती है। सो दैट्स वेयर सेक्शन 3 प्लेज इट्स रोल के भाई उसमें जो उस क्वांटिटी थी जो उस नारकोटिक ड्रग की, अगरचे वो इलीगली ट्रैफिक किया गया था या इलीगली उसमें लाया गया था और इलीगली शामिल किया गया था, उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था, तो वो उसकी जो कैलकुलेशन होगी, अगरचे लैब हमें प्रोवाइड नहीं करती, तो वो पर केजी पर ग्राम के हिसाब से काउंट होगी। नाउ व्हाट इज़ दैट कैलकुलेशन? इस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बड़े ज़बरदस्त है। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट अनलेस एंड अनटिल सच रूल्स आर मेड, such percentage shall be calculated on the basis that a preparation containing 1% of a substance means a preparation in which 1 gram of the substance, if a solid,
or 1 millimeter of the substance if a liquid is contained in every 100 millimeters. Now एक अगरचे उसका टोटल बनता है एक चीज़ का 100 मिलीमीटर, अगरचे लिक्विड फॉर्म बनता है तो उसकी कैलकुलेशन जो की जाएगी हम उसमें 100 मिलीमीटर में से 1 मिलीमीटर काउंट करेंगे, जहाँ पे स्पेसिफिकली रूल्स प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल उन्होंने दे दिया है कि भाई ये एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 3 जहाँ पे ऐसे प्रीकर्सर केमिकल्स की भी बात आ जाती है, या जैसे मैंने टैबलेट्स का हवाला दिया, उसमें भी फिर ये कैलकुलेशन के हिसाब से सज़ा का तयन किया जाता है। नाउ सेक्शन 4, नो वन शैल कल्टीवेट एनी कैनबिस प्लांट, कोका बुश और ओपियम पॉपी और गैदर एनी पोर्शन ऑफ अ कैनबिस प्लांट, कोका बुश और ओपियम पॉपी। सेक्शन जो 4 है वो प्रोहिबिट करता है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी होती है ना, काफ़ी जगहों पे वो स्पेसिफाई करता है, और उसकी सज़ा जो है सेक्शन 5 में प्रोवाइडेड है। अब सेक्शन 6 जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। नाउ 3 किस्म के ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया गया है सब्सटेंस को, नार्कोटिक सब्सटेंस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, कंट्रोल्ड सब्सटेंस। बाहर की दुनिया का मैंने देखा अब कंट्रोल्ड सब्सटेंस को डाइल्यूट कर दिया है, क्योंकि कंट्रोल्ड सब्सटेंस वो है जो रूटीन में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। लेट्स से H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बकौल CNS लॉ के वो यूज़ होता है चरस के बनने में, ठीक है, या हीरोइन के बनने में यूज़ होता है। अब उसके लिए उन्होंने क्योंकि उसको डाल दिया कंट्रोल्ड सब्सटेंस में, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है फेडरल गवर्नमेंट से। CNSE फेडरल सॉरी सर हाणे जेको हिकिड़ी ॻाल्हि पूरी करे वठां मां, ॻाल्हि पूरी करे वठां। तो वो उसमें उन्होंने कंट्रोल सब्सटेंस की डेफिनेशन में डाल दिया है। अब लेट्स से H2SO4 एक जो लीटर है उसकी कुल मालियत है 2000। आपसे अगरचे 20 लीटर या 30 लीटर आपके पोजीशन में से निकला और आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसकी टोटल मालियत कितनी हुई 2000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये। लेकिन आपको पता है उसकी मिनिमम सज़ा कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी सज़ा है। एंड देयर इज़ एनॉमली, दुनिया में उसको दूसरे अंदाज से देखा गया है। हमने उसको कहा है कि भाई अभी भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस ही है और लिहाजा इसकी सज़ा इतनी ही होगी। हाँ, अब सवाल पूछे मेरे भाई, भूल गया ये। सर कल्टीवेशन की गाल को क्या सर लाइसेंस जो सेक्शन 4 में जिक्र चला था, यो रिपीट से हो सर 2022 यारी सही सही, अच्छा सही है। हाँ, सवाल छा है? अच्छा यो कचेरी मोड़ जी। हाँ सर आइडिया शेयर को क्या पानो सर। हाँ no, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं बिल्कुल होगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। देखें, कानून के मुताबिक उनको एक सर्टिफिकेट लेना है, नारकोटिक ANF डिपार्टमेंट उनको परमिशन देता है, ठीक है। अगरचे वो उनके पास परमिशन नहीं है और वो कहीं से परचेज़ करके लेकर जा रहा है, उनकी कोटा मुख्तसस होती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कि भाई फ़लाँ इतने टन आप साल में 150 टन प्रोड्यूस कर सकते हो, या आप इतने टन 20 टन तक प्रोड्यूस कर सकते हो, 50 टन तक प्रोड्यूस कर सकते हो। और उसका रिकॉर्ड जो है वो ANF डिपार्टमेंट उनसे किसी भी वक्त तलब कर सकता है। तो अगरचे वो लेकर जा रहे हैं और उनको पकड़ा गया है तो देयर कैन बी एन FIR। अब मज़े की बात है ना, देखें, लेट्स से एक वाइन शॉप है, ठीक है, वहाँ पे आपको शराब की एक पिंट मिलती है 700 रुपये में, ठीक है। मैं ख़रीद के नहीं लाया, बता रहा हूँ, तजर्बा है। मरी में बनती है, मरी से आती है यहाँ पे सिंध में आती है, सिंध में दुकान खुले हुए हैं, दुकानों से सेल होती है, दुकानदार को कोई नहीं पकड़ता। आप अगर जो जाएंगे ख़रीद करेंगे, बाहर आएंगे, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपके ऊपर FIR कर सकती है। ये है हमारा, ठीक है। अब क्यों है ये ऐसे, क्यों है ऐसे? क्योंकि यस, उनको लाइसेंस मिला हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सेल।
उनको लाइसेंस ये मिला हुआ है कि आप नॉन मुस्लिम्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स, मैंने वर्ड इस वजह से कहा, नॉन मुस्लिम्स को आप सेल कर सकते हैं। अब जो नॉन मुस्लिम खरीदने जाता है उसके नाम पे भी एक परमिट बनता है, परमिट टू कैरी। क्वालिटी और सॉरी क्वांटिटी के ये लिए quality। लिमिटेशन है, क्वालिटी नहीं, अच्छा, फिर क्वांटिटी उसी के नाम लिमिट पे है, लेकिन आप उधर बैठा ना तू। परमिट उसको मिला जाता है कि भाई परमिट टू कैरी। अगर जो उस वक्त आपके पास परमिट नहीं है, आपके ऊपर सेक्शन 4 PHO की FIR कट सकती है ना। उस कानून के तहत उनको इजाज़त दी गई है भाई रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए आप ले सकते हैं। अब कहीं भी कानून में डिस्क्राइब नहीं है रिलीजियस सेरेमनी क्या है, ठीक है, बस रिलीजियस सेरेमनी है। तो बात यह है कि बंद भी करना था, मजबूरी थी, और रास्ता भी देना था, सिस्टम भी चले, पैसे भी आए। सो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे भी माने कहने का मकसद ये है कि काम तो चलाना है ना, बिकॉज दीज प्रीकर्सर एनिमल्स आर, माने उनका जो यूज़ है वो मल्टीपल है, वो हर जगह यूज़ होता है। अब नॉर्मली आप H2SO4 आप कभी कभार घर के लिए भी लेकर जाते हैं, या छोटा वाला जो गंधक का तेज़ाब है आप बाहर से लेकर जाते हैं, वो भी तो कंटेन तो करता है ना H2SO4 या HCl किसी थोड़ी से फॉर्म में, थोड़ी सी मात्रा में। एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एक ऑफेंस किया बताया गया है, नॉर्मली देखा जाए तो वो अमूमन इंटीरियर साइड पे ये जैसे हम डोडी कहते हैं, तो यूजुअली आपकी चाय बन रही होती है, इसमें काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर ये बनता है। लेट्स सपोज आपकी अस्थमा है, आपको हार्ट कफ है, उसके लिए यूज होती है। उसके लिए भी ये बताया गया कि अगर आपसे 0.1 ग्राम भी आपसे रिकवर होती है तो भी ऑफेंस है। बिल्कुल है, कानून में तो है बहरहाल, तो वो उसके। अब थोड़ा जल्दी में लॉ पे आ जाएं। सेक्शन जो 6 है वो डिस्क्राइब करता है, उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है कि भाई नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, पजेज, ऑफर फॉर सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रैप ड्रग और कंट्रोल सब्सटेंस, प्रीकर्सर केमिकल जितने भी हैं। अब उन्होंने एक्सेप्शन डाल दी है। क्या एक्सेप्शन डाल दी? जो मैंने आपको बताया था लाइसेंस वाली, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, उन्होंने एक्सेप्शन डाल दी है। ऐसे आपके बहुत से मेडिसिन हैं जिसमें वो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो दैट्स वाई एक्सेप्शन इज़ देयर कि भाई आपकी जो क्वांटिटी है वो हम मैनेज करेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ ले सकते हैं, या इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के भी लिए चलाना है। इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस as may be specified by or under this act or any other law for the time being in force। अब कोई बता सकता है what is difference between by और under? ये लिखा है ना, बाय से रूल्स की बात करें, अंदर पे ये आपको जहाँ पे भी कानून में बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बताया आपको, कहीं पे हमेशा लिखता है भाई, कहीं लिखा हुआ है अंडर दिस एक्ट, कहीं लिखा होता है बाय दिस एक्ट। ना जो बाय रेफर करता है ना वो रूल्स को रेफर करता है। अंडर दिस एक्ट जो इस एक्ट की डेफिनेशन में जो चीज़ आ रही है, इन्होंने ये बताया कि जो मेडिकल, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगी, जैसे डिफाइन किया जाएगा बाय और अंडर दिस एक्ट। बाय मीन्स वो रेफर करेगा इस कानून के तहत जो रूल्स भी बनेंगे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, वो भी इसी सेक्शन के तहत कवर हो। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अब ये आता है बाज़ औक़ात कि भाई बाय की डेफिनेशन क्या है, अंडर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स। अच्छा, सेक्शन 9 प्रॉपरली टेबल प्रोवाइड करता है नार्कोटिक ड्रग का, कंट्रोल्ड सब्सटेंस का, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का, और वो अभी इन्होंने रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स करके क्वांटिटी के हिसाब से पनिशमेंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, सो ये प्रॉपर है। वो बहुत आता है, मैं नहीं समझता इस मुतल्लिक कोई आपके पास सवाल आएगा। नहीं, वो इस वजह से आया था कि उस वक्त तक ये अमेंडमेंट्स थी नहीं थी। हाँ ना, क्योंकि देखो आपको रेफ़र करना पड़ता, आप कैसे याद कर सकते हो 1500 ग्राम की कितनी सज़ा है या 900 ग्राम की कितनी सज़ा है? थोड़ा वो नहीं सिंध आएगा। बादर बावी में आयो तो ही क्वांटिटी के हिसाब से। अच्छा जी सर, क्वेश्चन आया हुआ है, एक लाइसेंस से आया है। हाँ क्वांटिटी जो सर सही, तो मे बी 9B तो भाई रट्टा मारना पड़ेगा भाई, बात सीधी है। ठीक है, तो वो टेबल सारा प्रोवाइडेड है हमारे पास कि भाई उसको
तीनों चीज़ों का अलग से प्रोवाइडेड है। अब इसमें जो मेन दूसरे चीज़ें हैं जो इन लॉ में चेंजिंग आई है। नाउ जो फेडरल लॉ है वो दो किस्म की कोर्ट्स डिफ़ाइन करता है, एक स्पेशल कोर्ट, ठीक है, और एक स्पेशल कोर्ट होगी जिसको सेशंस जज हेड करेगा, और एक दूसरी कोर्ट होगी जिसको मैजिस्ट्रेट हेड करेगा। मैजिस्ट्रेट के पास वो ऑफेंसेस से रिलेटेड मैटर्स जाएंगे जिनकी सज़ा 2 साल तक है, 2 साल से ज़्यादा जितनी भी जिसकी सज़ा है वो सेशंस कोर्ट में जाएगा। लेकिन सिंध के लॉ ने मैजिस्ट्रेट का काम ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई एक ही कोर्ट होगी और स्पेशल कोर्ट होगी जो कि एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की होगी। अगर स्पेशल कोर्ट जब तक नहीं बनी है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी जो कि सेशंस कोर्ट है जो अवेलेबल है। स्पेशल लॉज के लिए लेटर्स वगैरह चले गए हैं, स्पेशल कोर्ट के लिए वो स्पेशल कोर्ट बनेगी जब तक नहीं है, लेकिन टाइम गैप अरेंजमेंट के तहत वो बता दिया उन्होंने भाई कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी। कॉम्पिटेंट कोर्ट को डिफाइन किया उन्होंने सेशंस कोर्ट। तो वो सेशंस कोर्ट एडिशनल सेशन जो भी हैं टिल टुडे दे आर कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन द मैटर्स। ट्रायल भी, बेल का प्रोविज़न इन्होंने ख़त्म कर दिया। सर फिर भी तो वो दे सकती है, अगर प्रोविजन नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारा इतना लंबा चलता है, 5 साल 6 साल केस नहीं चला, बंदा अंदर तो नहीं होगा ना, वो तो पनिशमेंट काउंट होगा। नहीं तो अभी इस वजह से रिसेंटली हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया ना कि जहाँ पे कानून बेल प्रोवाइड नहीं करता, यू कैन सीक योर रेमेडी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 199। सर वो सेम रेफरेंस दे रहा था ना लार्जर बेंच ने, वो जो वही असफंदयार वली केस जो भाई बता रहे थे, तो वो नैब का जो पहले का लॉ था उसमें भी बेल का प्रोविज़न नहीं था कि भाई उसको बेल नहीं मिलेगी। इसी वजह से वो 199 में जाकर बेल लेते थे। अब 199 तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो तो हाई कोर्ट से कोई नहीं ले सकता ना। इवन दो सुप्रीम कोर्ट भी उनके जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वो वही पावर्स एक्सरसाइज कर दिए जो 199 में दिए गए हैं। उसके अलावा 184(3) में सिर्फ उनके पास है पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो तो वो करेंगे, अदरवाइज वो 199 के ही सारे पावर्स हैं वो जो एक्सरसाइज करती हैं। क्रिमिनल लॉ में भी आप जब कोई ऐसा प्रोसीजर सामने आ जाए जहाँ पे मैजिस्ट्रियल कोर्ट या सेशंस कोर्ट स्टैचूट से बाहर नहीं जा सकते, जो स्टैचूट में चीज़ है वही वो बताएंगे। लेकिन हाई कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं? 561A, उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं टू मीट दी एंड्स ऑफ जस्टिस। अगरचे कानून में कोई गुंजाइश नहीं निकल रही या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या क्लियर नहीं है या प्रोहिबिशन स्पेसिफिक नहीं है किसी बात की, हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है अपने पावर्स। तो हाई कोर्ट के पावर्स तो अनलिमिटेड, माने 199 के तहत तो बहुत पावर्स है ना उनके पास। सो दैट्स वाई जो बेल है CNS जो सिंध का लॉ के तहत वो अभी हाई कोर्ट एंटरटेन कर रही है अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। CRPC एप्लीकेबल तो है लेकिन 496 497 उन्होंने मना कर दिया है ना। मैं आपको पढ़ के सुना दूं, सेक्शन 35 है परहैप्स, जी सर, वो ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शंस 496 and 497 of the code, the bail shall not be granted to an accused person charged with an offence under this act. 496 था, 800 में सब नाम दे। 496 and 497 उन्होंने दोनों को, माने फिर भी दोनों को, सर ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स नहीं है। भाई कानून तो बन सकता है ना, सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट जितने भी पढ़ें, सब्जेक्ट तो लॉ है ना। अब ये लॉ में लिखा गया है, लिबर्टी भी आप किसी की अगरचे कर्टेल करते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ करते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करता है, अगरचे 24 आवर्स में गिरफ्तार करके पेश किया जाता है, उसकी लिबर्टी हम छीनते हैं तो उसको क्या करता है मजिस्ट्रेट? उसको लीगलाइज करता है ना कि हाँ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम मजीद भी इसको अपने पास रखो, उसका राइट। 498 हाँ 498 में बेल मिल जाएगी फिर इसमें बेल का राइट जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब हम CP में जाते हैं हाई कोर्ट में 199। हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि सर उन्होंने FIR काट ली और एक बंदे का नाम FIR में आ गया जो बाहर है, तो 498 में बेल ले सकता है वो?
I don't think so, because notwithstanding anything contained in section 496 497 कह के आगे वर्ड कहता है द बेल shall not be granted। नहीं सर, वो उधर तो वो मेरे हिसाब से नहीं दे सकेंगे 498 में भी, ठीक है ना। सर बेल सभी प्रोटेक्टेड बेल, हाँ बेल इंस्टीट्यूशन नहीं दी जाएगी जो मेंशन किए गए हैं। सॉरी भाई इसमें सभी बेल्स आ गई ना, इसमें प्रोटेक्टेड बेल आ गई आपकी, वो इसमें प्री अरेस्ट आ गई, पोस्ट अरेस्ट आ गई, सभी आ गई ना इसमें। हाँ वो ये उस किस्म की एफआईआर के लिए आपको पूछ रहे हैं कि भाई 2 बंदों को पकड़ा और जिसमें से एक को पकड़ा, दूसरा चरस फेंक के भाग गया, 100 ग्राम फेंक के भाग गया, तो उसने पता चला कि इसका नाम फलां फलां था, हमने पर नाम डाल दिया। फिर भी सर सीपी में जाएंगे ना सर। हाँ सीपी में जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ ना फेडरल लॉ में तो बेल प्रोवाइडेड है ना। ॾिसो फेडरल लॉ में तो जिते डेथ पेनल्टी जंहिंजी सज़ा ना आहे, बाक़ी सभिनि में स्पेशल कोर्ट बेल ॿुधी सघे थी पई। कीअं कंदो ही लॉ में अगरि जे एफआईआर कटियल आहे ऐं हिन लॉ जे तहत ANF रिपील थियल आहे, मां सम्झां थो फेडरल लॉ में थींदी त तव्हां बेल फाइल करे हे उहो चए थो त हिन में एफआईआर थियल आहे, मां फेडरल लॉ खे वठी सघां थो, ईअं ई सवाल आहे न तव्हांजो। त हिन लॉ में एफआईआर कटियल हुजे, मां फेडरल लॉ में बेल वठां, उनमें तो वठी सघो था न। सॉरी सर हाणे जेके एफआईआर थियनि 2024 खां वठी उहे इन ई तहत थियनि थियूं। वो पुलिस तो इन तहत कंदी न जेका ANF करे थी पई, उन जी ॻाल्हि थी हले, ठीकु आहे। अच्छा जिन सवाल आहिनि न, महिरबानी करे सवाल लिखी छॾियो, जीअं मुकेश साहब लेक्चर पूरो करे पोइ तव्हां सभु पंहिंजा सवाल पुछो, त जंहिं तरीक़े सां असां हलूं था न 5 बजे ताईं लेक्चर पूरो कोन थींदो, ठीकु आहे। त महिरबानी करे पंहिंजा सवाल लिखी छॾियो, पोइ लास्ट में मुकेश साहब खां पुछो था। नाउ द स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड। अब सर्च के लिए ये तो कहते हैं भाई 103 जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि 2 इनहेबिटेंट्स हो लोकल एरिया के, हाँ तो जो इनहेबिटेंट्स हो वो ज़रूरी नहीं है। पुलिस विटनेसेस आर एज गुड विटनेसेस एज दी लोकल इनहेबिटेंट्स, तो वो सर्च के हवाले से आ जाता है। अब स्पेशल कोर्ट के पास पावर्स हैं वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के भी। जी 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 तो एडिशन कई ना सर, फोटोज और जन वीडियो तव्हां रिकॉर्ड कयो, वो हिन में लॉ में आहे छा? सेक्शन 17 क्लॉज 2 आप पर अनु तरे। हाँ जी सर हिन में एडिशन कई अथनि त वीडियो ऐं फोटो। जी जी वो ही अर्ज़ कयां थो जो ये सुप्रीम कोर्ट बेल डिसाइड कई सर, हुन में ये रिमार्क्स हुया जी। हुन खां पोइ हिननि ऐड कयो आहे हिन लॉ में। हाँ जी जी उन्हनि मां सेक्शन 17 पढ़ी थो वठां, ठीकु आहे। Where any officer not below the rank of Inspector of Narcotics Control or equivalent authorized in this behalf by Director General Narcotics Control Sindh, who from his personal knowledge or from information given to him by any person is of opinion that any narcotic, psychotropic, precursor or controlled and methamphetamine in respect of which an offence punishable under this act has been committed is kept or concealed in any building, place, premises, conveyance, and a warrant of arrest or such cannot be obtained against such person without affording him an opportunity for the concealment of evidence or facility। उन्होंने कहा है भाई इंटर भी हो सकते हैं, जो नॉर्मल CRPC के भी पावर हैं, ब्रेक एंड ओपन एंड रिमूव एनी ऑब्स्टिकल वो भी पावर हैं। वो सीज़ करेंगे नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, जो जितनी भी हैं, डिटेन करेंगे, सर्च करेंगे। जो सेक्शन 2 है वो ये क्लैरिफाई करता है सिंध का, द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल रेड्स, सीजर्स, इंस्पेक्शंस एंड अरेस्ट शैल बी मेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सच ऑपरेशन। तो इन्होंने पार्ट ऑफ लॉ कर दिया है, ठीक है। नाउ 3 के क्या कहता है, बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग एनी एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 द ऑफिसर रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड एंड बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड प्रपोज्ड एक्शन एंड फोर्थविथ सेंड अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ टू हिज इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर। अब पता है क्या चीज़ होती है, नॉर्मली आप जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या कोई भी बंदा है किसी के घर में नहीं घुस सकता, उसको सर्च वारंट लेना ही लेना है, क्योंकि वो प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकता, किसी की सेंटिटी ब्रीफ नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई एक
गुंजाइश छोड़ी जाती है कि भाई ऐसा ना हो कि ऑफेंस कमिट हो जाए एंड वी कुडंट स्टॉप दैट ऑफेंस बीइंग कमिटेड, तो उनको ये पावर्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए मैंडेट किया जाता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन दर्ज करे और जब वो रेड करे तो वो सारे लवाजमात पूरे करे। और इसी बुनियाद पे हर कानून में, इवन दो रिसेंटली एक मैंने जजमेंट पढ़ी सुप्रीम कोर्ट की कादी फायद ईसा साहब की, उन्होंने 295B के केस में कहा कि आप घर में कैसे घुस गए विदाउट एनी वारंट, यू कुड नॉट एंटर, आपको वारंट मैजिस्ट्रेट से लेनी चाहिए। जो मैजिस्ट्रेट में बता रहा था ना क्यों पावरफुल है, मैजिस्ट्रेट ही वारंट इशू करता है नॉर्मली हर लॉ में, हर केस में। तो मैजिस्ट्रेट जिसको वारंट इशू करने के पावर हैं, वो कहीं पे खुद थाने में जब रेड लगाए उसको किसी वारंट की ज़रूरत है? क्योंकि सेशन जज को भी ये पावर नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट को पावर है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। कोई भी लॉ जब कोई पावर्स देता भी है तो उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी लगा देता है, इस वजह से उन्होंने ये ऑब्लिगेशन लगाई है। अब यहाँ पे वीडियो नहीं होगी उस रेड की, तो हम क्या कहेंगे भाई, दैट इज़ द ग्राउंड फॉर बेल, फर्दर इंक्वायरी। जी 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 बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में आगे चल के अब उन्होंने ये डाल तो दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इसको कंप्लाई करेंगे, या सिर्फ इसी बुनियाद पे बरी भी कोई हो सकता है? इसी बुनियाद पे बेलें दे रहे हैं, न इसकी कंप्लायंस हो रही है। हैं बेल भी नहीं दे रहे? बेल भी नहीं दे रहे। चलें भाई, के आगा दे रहा है, के आगा साहब दे रहे हैं, के आगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट कोर्ट्स भी इसमें बनाए गए हैं, इसमें शेड्यूल भी दिए गए हैं कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में आएंगे, कौन कौन से ड्रग्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो कंट्रोल्ड में आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स में आएंगी। मोस्टली तो यही है। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, बाकी CRPC पूरा एप्लीकेबल है। स्पेशल कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी उसकी अपील यहाँ पे इस लॉ के तहत हाई कोर्ट में जाएगी। सिंपल इज़ दैट, जितनी भी होगी। तो ये ट्रायल कंक्लूड करना है इन्होंने 6 महीने के अंदर, हो गया, चले, सिंपल है और कुछ नहीं। परहैप्स। थैंक यू ऑल। स्पीच